आइए बच्चों, इनकम टैक्स में जो है फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स में ये कहा गया है कि किस व्यक्ति पे कितना टैक्स लगेगा, यह इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस कैसी है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई फॉरेनर है, कोई विदेशी है, आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर कोई विदेशी है और वो हमारे देश में आके काम करता है, तो क्या उसे टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। या फिर कोई इंडियन है, जा करके जो है सऊदी में कमा रहा है, दुबई कमा रहा है, तो उसे टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसे कई सारे प्रश्न जो है आपके दिमाग में चल रहा है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस पे निर्भर करता है कि क्या टैक्स लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो पढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको वीडियो समय पे मिलता रहे। बेल आइकन दबा के और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में जो है पर्सन की मीनिंग पढ़ा था, और रेसिडेंशियल स्टेटस जितने भी पर्सन होते हैं उन सबका जो है अलग अलग डिटर्मिनेशन करने का नियम इनकम टैक्स में दिया गया है। आम तौर पे जो है दो सिचुएशन होता है, या तो कोई व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया होगा या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। पर्सन की मीनिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, पर्सन में इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन और लोकल अथॉरिटी, ये जो है पर्सन माने जाते हैं। अब इन पर्सन को अगर आप ध्यान से देखिए तो दो ऐसे पर्सन हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे इंडिविजुअल और HUF, और बाकी सब जो है वो संस्थागत माने जाते हैं। जैसे कंपनी है, ये क्या है, एक संस्था है। ठीक है, फर्म क्या भी है, एक संस्था है। आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये सब जो है इंडिविजुअल के जैसे नहीं है। ठीक है, वो इंडिविजुअल के जैसे नहीं है, यानी इनके पास अपना स्वयं का हाथ पैर नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल के पास अपना हाथ पैर होता है। ठीक है, वो स्वयं ही सारे कार्यों को करता है, और बाकी जो पर्सन होते हैं वो दूसरों से कराते हैं। तो बाकी जो है सभी या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे, लेकिन जब इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट हो जाता है तब ये चेक किया जाता है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। यानी कि रेसिडेंट हो जाएगा तो फिर उसको ये देखा जाएगा कि वो भारत का साधारण निवासी है या भारत का असाधारण निवासी है। HUF भी जो है क्या होता है, HUF रेसिडेंट हो जाएगा। HUF के रेसिडेंट का रूल अलग है, वो इंडिविजुअल के जैसा नहीं है, लेकिन अगर वो रेसिडेंट हो जाएगा तब ये चेक किया जाएगा कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है, और इसकी जांच जो है ठीक उसी नियम से किया जाता है जिस नियम से इंडिविजुअल का किया जाता है। और उसमें जो परिवार का कर्ता होता है उसके पोजीशन से तय होता है, कर्ता मतलब मैनेजर, कि उसके पोजीशन से तय होगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और बाकी जितने भी पर्सन होंगे वो या तो रेसिडेंट होंगे या फिर नॉन रेसिडेंट होंगे। ठीक है, तो कौन कौन ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी होगा, इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, अगर इंडिविजुअल और HUF रेसिडेंट हो गए तो या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, भारत के साधारण और असाधारण निवासी होंगे। देखिए पर्सन है, पर्सन में क्या किया, इंडिविजुअल और HUF को एक तरफ रख लिया और बाकी सबको एक तरफ, बाकी सारे पर्सन। अब इसमें अदर में कौन है, कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक्सेट्रा। अब यहाँ पर अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो, अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया हो गया तो फिर हम चेक करते हैं कि वो भारत का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखोगे अदर में तो या तो वो रेसिडेंट है या तो नॉन रेसिडेंट है, यानी इनमें जो है ये कैटेगरी नहीं बनती है। MCQ कहीं से भी बन जाता है, किसी भी रूप में बन जाता है। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा। ठीक है, या पूछ सकता है इनमें से कौन सा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ठीक है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब कुछ जनरल पॉइंट पहले अपने दिमाग में रख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है कंडीशन के बारे में पढ़ा जाएगा। पहला है कि डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर,
यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार अगर रेसिडेंशियल स्टेटस आपका डिटरमाइन हो गया तो वो हमेशा वही रहेगा, नहीं। प्रत्येक प्रीवियस ईयर में हर साल ये तय किया जाता है कि इस साल ये व्यक्ति रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर रेसिडेंट है तो किस तरह का रेसिडेंट है, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर, ठीक है। इन अदर वर्ड, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन में वेरी फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर। कह रहा है इसका मतलब ये हो सकता है कि एक प्रीवियस ईयर में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी का हो तो दूसरे में नॉन ऑर्डिनरी हो जाए। इस साल आप रेसिडेंट हो तो अगले साल नॉन रेसिडेंट हो जाए। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना कंपलसरी है। दूसरा है सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, यहाँ एक बात कही गई है, अगर आपके इनकम के कई सारे सोर्स हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक स्रोत के लिए अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, एक बार आप जो रेसिडेंट हो गए या नॉन रेसिडेंट हो गए तो आपके जितने भी इनकम के स्रोत होंगे या जितने भी हेड के इनकम होंगे उन सभी के लिए वही रेसिडेंशियल स्टेटस यूज किया जाएगा जो एक बार तय हुआ। पढ़िए, लिखा है पर्सन कैन हैव ओनली रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर, दैट इज ही कैन नॉट बी अ रेसिडेंट फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम एंड नॉन रेसिडेंट फॉर अनदर इनकम। यानी कह रहा है कि एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर एक सोर्स में आप रेसिडेंट हैं तो दूसरे में नॉन रेसिडेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर एक बार आप रेसिडेंट हो गए तो रेसिडेंट ही रहेंगे, नॉन रेसिडेंट हो गए तो नॉन रेसिडेंट रहेंगे इनकम के सभी स्रोतों के लिए उस प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आगे बढ़े, लिखा है इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप अलग चीज है और रेसिडेंशियल स्टेटस अलग चीज है, ये दोनों सेम चीज नहीं है। आप भारत के नागरिक हो सकते हो लेकिन आप पिछले 5 वर्षों से 10 वर्षों से अमेरिका में जाके जॉब कर रहे हो तो आप भारत के रेसिडेंट नहीं माने जाओ। कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत में आके काम करता है तो कोई ये नहीं कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया, ठीक है। नागरिकता का संबंध किससे है? वोट देने से, सरकार चुनने से, ठीक है। बातचीत मत करिए, तो वो अलग है। लिखा है सिटीजनशिप एंड रेसिडेंट स्टेटस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये सिटीजन ऑफ इंडिया मे बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। कह रहा है कि भारत का एक नागरिक भारत का निवासी भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। कंट्री स्पेसिफिक, ए पर्सन कैन हैव सम रेसिडेंट स्टेटस इन द मोर देन वन कंट्री। कह रहा है कि ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है एक ही वर्ष में 2 शहरों में, 2 देशों में जो है, कंट्री लिखा है ना, 2 देशों में वो क्या हो जाए? रेसिडेंट हो जाए, है ना। मान लो 6 महीना बिहार है, 6 महीने नेपाल में रहे तो 6 महीने नेपाल के निवासी और 6 महीना भारत के निवासी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? लेकिन नागरिक नहीं ना हो जाओगे 6 महीना में दोनों जगह। तो यहाँ हमें नागरिकता से कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में हम लोग जो है पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नहीं है। इसके लिए 2 बेसिक शर्तें दी गई हैं। अगर उन दोनों शर्तों को पूरा करता है या उनमें से किसी एक शर्त को पूरा करता है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाता है, ठीक है। पहली शर्त क्या है कि उसे भारत का निवासी होने के लिए भारत में 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि ही इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारे संबंधित गत वर्ष में कम से कम 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा, ठीक है ना, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाए। अब मान लो कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं पूरा कर पाया, 182 दिन नहीं रहा, तो उसे रेसिडेंट बनाने के लिए दूसरी शर्त यह है कि हमारे प्रीवियस ईयर में 60 दिन, ठीक है। हमारे प्रीवियस ईयर में कितना दिन? 60 डेज। मान लीजिए अभी हमारा प्रीवियस ईयर 2024-25 अगर है 24-25 तो हमारे प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना चाहिए? 60 डेज और मोर, 60 दिन या इससे ज्यादा। पहली शर्त समझ में आ गई। एंड और हमारे प्रीवियस ईयर के ठीक पूर्व के 4 प्रीवियस ईयर में, यानी कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर
टोटल इन इंडिया 365 डेज और मोर, यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर के पूर्व, ठीक पूर्व के 4 वर्ष में कुल मिलाकर 365 दिन उसे इंडिया में रहना आवश्यक है। तो हमारे प्रीवियस ईयर से ठीक पूर्व के यानी कि 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21, ये 4 प्रीवियस ईयर में उसे कितना दिन रहना चाहिए? टोटल मिला के कितने दिन? 365 डेज, 365 और मोर। 364 दिन नहीं होना चाहिए, 365 दिन या उससे ज्यादा। अगर इस शर्त को भी पूरा करता है तो वो भारत का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो कौन कौन सी 2 शर्तें हैं? पहली शर्त है कि ही इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लास ए के अनुसार 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहना होगा। दूसरी शर्त मैंने क्या बताया कि ही इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर and 365 days or more during 4 previous year immediately preceding the relevant previous year, यानी हमारे संबंधित गत वर्ष से ठीक पूर्व के 4 गत वर्ष में कुल मिला के 365 दिन उसे इंडिया में रहना चाहिए। कितनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? याद हो गया? अब बच्चों जो ये दूसरी शर्त है ना, दूसरी शर्त, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ये लिखा है गिवन कंडीशन आर अल्टरनेटिव इन द नेचर एसएससी नीड टू सैटिस्फाई एनी वन कंडीशन। कह रहा है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा करता है तो वो क्या होगा? रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। ये लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया बोथ द डेट डिपार्चर एज वेल एज अराइवल कंसीडर्ड टू बी इन इंडिया। कह रहा है कि जो 182 दिन या 365 दिन 60 दिन जो भी डेट गिना जाएगा इसमें भारत में आने और भारत से जाने दोनों दिनों को गिना जाता है। ठीक है, 24 घंटे को एक दिन माना जाता है। अगर एग्जैक्ट टाइम पता है, ठीक है, कि ये 2:35 पर यहाँ उपस्थित हुए और 3:42 पे चले गए, तो हम घंटे को जोड़ करके और दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मान लो ये दोनों शर्त पूरा कोई करता है या एक भी शर्त पूरा करता है तो वो रेसिडेंट मान लिया जाए। लेकिन नॉन रेसिडेंट कब होगा? एनएसएससी हु इज नॉट सेटिस्फाइड सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 शैल बी ट्रीटेड नॉन रेसिडेंट, वो भारत का क्या मान लिया जाएगा? अनिवासी, यानी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। कब माना जाएगा? जब दोनों कंडीशन या दोनों में से किसी एक को पूरा नहीं करता तो वो क्या मान लिया जाएगा? भारत का अनिवासी मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया है कि सैम कम इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24। सैम है कोई नाम है, वो भारत में पहली बार कब आया? प्रीवियस ईयर 23-24। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टे इन इंडिया फॉर 50 days, 183 days, 153 days, determine his residential status। कह रहा है कि बताइए अगर वो पहली बार आया तो 50 दिन रहा। ठीक है, ये 3 कंडीशन दे दिया है। ठीक है, कि वो आया और भारत में कितने दिन रहा? 50 दिन। तो क्या वो भारत का निवासी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों शर्तें पूरा नहीं होंगी। क्योंकि सैम जो है फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहा है तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर भी उसका 0/सन्नाटा ही होगा, है कि नहीं है? वो उस समय भी नहीं रहा होगा और 60 दिन वाला शर्त भी पूरा नहीं हो पा रहा है और 182 दिन का भी पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो भारत का निवासी नहीं माना। दूसरे कंडीशन में वो कितने दिन रहा? 183 दिन। तो वो जो बेसिक शर्त है पहली सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का कि 182 डेज आर मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी 182 दिन या उससे ज्यादा वो हमारे संबंधित गत वर्ष में रहा तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। तो ये कितने दिन रहा है? 183 दिन। इसलिए क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। फिर कह रहा है कि 153 दिन रहा। ठीक है, कितने दिन रहा? 153 दिन। तो क्या वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ठीक है बच्चों, अभी हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25। ठीक है,
अब हो सकता है कि किताब पुरानी हो, इसके आंसर को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हम मानते हैं हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, हमारा प्रीवियस ईयर है हमारा 2024 और 25, ठीक है। और वो कुल मिला के कितना दिन रहा, 153 दिन, ठीक है। कितना दिन रहा, 153 दिन। अगर हम मान लें कि ये 24-25 में कितना रहा, 153, ठीक है बच्चों। तो वो फर्स्ट टाइम कब आया था, 22-23 में, 2023-24 में आया था, 23-24। तो ये 365 इंडिया में है ना। वैसे तो ये बुक का एग्जाम्पल है, वो तो केवल इसी को लेकर आंसर दिया, लेकिन हम अपने तरफ से मान लिए हैं कि वो अगर आया 22-23 में, तो मानते हैं पहले ही तारीख को आ गया था। जैसे 1 अप्रैल को यहाँ सूर्यदेव दिखाई दिए और फट से वो दिखाई देते हैं, आई एम सैम, है ना। तो वो पूरे 365 दिन रहा कि नहीं रहा, तो इस हिसाब से वो रेसिडेंट हो जाएगा दूसरी शर्त से, क्योंकि दूसरी शर्त क्या कहती है कि 60 दिन और 365 दिन पिछले 4 वर्षों में मिला के, तो वो पिछले ही साल 365 पूरा कर दे रहा है और 60 दिन से ज्यादा भी पूरा कर दे रहा है, तो इस हिसाब से वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि दूसरा एग्जांपल हो। आओ तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अपने पास एग्जांपल बना लेते हैं। और एक अगला एग्जांपल ये देखते हैं क्या दिया हुआ है, लिखा है एंडी, ए ब्रिटिश नेशनल, एंडी नाम है, हमने अंडा लिखा है, ठीक। एंडी कैसा नागरिक है, ब्रिटिश नागरिक, कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 1920, वो पहली बार भारत में आया 1920 में। कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 में हुआ जो है क्रमशः 55 दिन, 60 दिन, 80 दिन और 160 दिन और 70 दिन रहा। कह रहा है कि आप प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए बताइए कि वो भारत का रेसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ। बताओ बच्चों, वो भारत का रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। आइए जोड़ के देखते हैं। हमारी शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि हमारे प्रीवियस ईयर में यानी कि 24-25 में उसे कितना दिन रहना चाहिए, 182 डेज, लेकिन वो कितना दिन रहा है, 70 दिन, ठीक है, केवल 70 दिन रहा, तो इस शर्त को वो पूरा नहीं है, इस हिसाब से वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाए। लेकिन दूसरी भी तो शर्त है, दूसरी शर्त क्या है कि हमारे प्रीवियस ईयर में यानी कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और इसके ठीक पूर्व के 4 वर्ष में कितने दिन, 365, ये प्लस है, ठीक है ना। कुल मिला के 365 दिन रहे तो भारत का निवासी मान लिया जाएगा। अब आइए हम चेक करते हैं, तो हमारे प्रीवियस ईयर में 70 दिन की शर्त तो पूरा कर दिया उसने, क्यों, इसको छोटा कर लें थोड़ा सा, थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है। दिख रहा है हमारे प्रीवियस ईयर में वो 70 दिन यानी कि 2024-25 में कितने दिन रहा, 70 दिन, यानी ये 60 दिन से ज्यादा वाली शर्त पूरा किया। अब हम इससे पहले 23, 24, 22, 23, 21, 22 और 19, 20, 21। अब देखेंगे कि कुल मिला के 365 दिन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है पहले 55 दिन रहा है, फिर 60 दिन, यहाँ रहा है 55 दिन, यहाँ रहा है 60 दिन, फिर रहा है 80 दिन और फिर रहा है 160। तो अब जोड़ो इसको, क्या 365 डेज हो रहा है, जोड़ो 5 और 6 8 से 14, 6 20, 5 25 और 2 1 3। ओहो, ये कितना दिन हुआ, केवल 355 दिन हुआ, इसलिए ये भारत का जो है रेसिडेंट नहीं होगा, क्या होगा, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे बढ़े, एक्सेप्शन, हाँ मैं आपको बताया था कि जो है दूसरे वाले रूल का क्या है, 2 एक्सेप्शन है कि यानी ऐसा एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे रूल एप्लीकेबल नहीं होते। पहला रूल है 182 दिन, दूसरा रूल है 60 + 365 इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। लेकिन
दूसरे का 2 एक्सेप्शन है, यानी वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी उनके लिए वो मान्य नहीं है। कौन कौन सा? तो पहला है कि यदि कोई इंडियन सिटीजन, ठीक है, कोई भारतीय नागरिक इंडियन शिप पर, भारतीय जहाज पर एज अ क्यू मेंबर, ये क्यू जहाज के जो कर्मचारी होते हैं उनको क्यू कहा जाता है, एज अ क्यू मेंबर भारत छोड़ के जा रहा है, तो उसे भारत का निवासी होने के लिए भारत में 182 दिन रहना जरूरी है, उसके लिए दूसरी शर्त उपलब्ध नहीं है। या फिर कोई इंडियन सिटीजन रेसिडेंस लिविंग, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए भारत के बाहर जा रहा है, तो उसे भी भारत का निवासी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 182 डेज इंडिया में रहना जरूरी है। तो 2 एक्सेप्शन कौन कौन सा है कि एन इंडियन सिटीजन, जरूरी क्या है इसमें? भारत का नागरिक हो, समझ गया ना? हु लिव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो भारत को छोड़ रहा है, किस उद्देश्य से? एम्प्लॉयमेंट पर्पज, है ना? यानी कि भारत सरकार ये चाहता है कि तुम जाओ विदेश, हम तुम्हें अपना निवासी नहीं बनाएंगे, इसलिए तुमसे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। तो उसके लिए उसने क्या शब्द लगा दिया कि आपको भारत का रेसिडेंट होने के लिए 182 दिन रहना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? मान लीजिए प्रियांशु जी, हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। अब अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, वीजा पासपोर्ट लेकर के पहले से ये तय होना चाहिए कि उसका नौकरी कहाँ लगना है। ये नहीं है कि वो स्वतंत्र वीजा पे जाए तो ये एम्प्लॉयमेंट पर्पज माना जाएगा। तो अगर वो दुबई चला गया, कब चला गया? मान लो 1 जुलाई को चला गया, कब? जुलाई 1 2024। तो ये किस प्रीवियस ईयर में आएगा? 24-25 में आएगा ना। अब ये जैसे ही जुलाई में गया उसी साल भारत का निवासी नहीं रहेगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल, मई, जून 3 महीना हुआ ना, 3 महीने में 182 दिन की शर्त पूरा नहीं होगा। अब उससे पहले भली से वो इंडिया से कभी बाहर न गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब एमसीक्यू आता है तो ये एक्सेप्शन सेक्शन क्यों उठा के दे देता है कि मिस्टर राम गोरखपुर में रहते हैं और पहली बार 1 जुलाई को जो है दुबई कमाने चले गए, तो वो प्रीवियस ईयर 24-25 में भारत के रेसिडेंट होंगे कि नहीं होंगे? अब सब बच्चे सोचेंगे आज जिंदगी भर ससुरा यहीं रहा है ना, तो वो तो भारत का निवासी होगा, ऐसा वो सोच लेते हैं। खट से जो है वो दूसरी शर्त लगा देंगे और फिर उनका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर वो इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए भारत से बाहर जा रहा है, तो उसे इंडिया में निवासी होने के लिए उस प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहना जरूरी है। इस तरह से सरकार 182 दिन की शर्त देके उसे टैक्स से क्या करती है? रिलैक्स कर देता है। क्योंकि उस साल वो जब दुबई चला जाएगा, जो कमाएगा उस पर नॉन रेसिडेंट से जितना टैक्स लिया जाता है या जिस नियम से लिया जाता है उस नियम से लिया जाए, तो उसे कम से कम टैक्स देना पड़ेगा। यानी भारत सरकार फॉरेक्स रिजर्व के लिए ये काम की हुई। दूसरा क्या है? दूसरा है कि वो भी क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब वो भी इंडिया छोड़ रहा है ना, किस काम के लिए जा रहा है? तो एज अ मेंबर ऑफ क्यू इंडियन शिप। तो इसमें तीन बातें आ गई। एक, पहला क्यू भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, कि भारतीय जहाज होना चाहिए। तीसरा, वो कर्मचारी के रूप में जा रहा हो, ठीक है ना, पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हो, किस रूप में जा रहा हो? कर्मचारी के रूप में काम करता हो। तो उसके लिए एक ही शर्त उपलब्ध है और वो है 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी उसके लिए दूसरी शर्त उपलब्ध नहीं है। तो आपको याद रहेगा, ये 2 एक्सेप्शन याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, यहां पर लिखा है द एबव एसएससी शैल बी ट्रीटेड एज ए रेसिडेंट ओनली इफ द रेसिडेंट इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो बात मैंने बताई वो लिखा हुआ है। लिखा इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन आर ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम, ये दूसरा भी एक्सेप्शन है, ठीक है ना। एक तो हो गया कि जो भारत का सिटीजन है, ए और बी करके दिया था, वो ऊपर ए लिखा था, ये क्या है? बी। कह रहा है कि इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन आर ए पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कम टू विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसके जो स्वयं या उसके दादा परदादा अविभाजित भारत में पैदा हुए थे,
अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, यानी 1947 से पहले पैदा हुए थे, तो उन्हें इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति माना जाता है। अब वो किस काम के लिए आ रहे हैं? तो इंडिया विजिट करने आ रहे हैं, ठीक है। अब विजिट का परिभाषा दिया गया है इनकम टैक्स में कि विजिट करने का मतलब खाली घूमना फिरना ही नहीं है, वो किसी भी काम के लिए आते हैं तो वो विजिट ही माना जाता है। तो वही लिखा है कि इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम ऑन विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मॉडिफाइड कंडीशन सेकंड ऑफ सेक्शन 6(1) इज एप्लीकेबल, यानी कि उनको भी भारत में निवासी होने के लिए कितना रहना पड़ेगा? 182 दिन। लिखा है हिज टोटल, लिखा है हिज इंडिया फॉर अ पीरियड फॉर 182 डेज। ये कोई इलस्ट्रेशन दे दिया, केस स्टडी, ठीक है। आगे बढ़े। अब किसको माना जाएगा इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति? तो लिखा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ए पर्सन डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही आर आइदर हिज पेरेंट्स, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया, यानी वो स्वयं या उसके माता पिता, आर ग्रैंड पेरेंट्स यानी उसके दादा दादी, वेयर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि वो भारत में अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, ठीक है। लिखा है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मींस, फॉरेन सोर्स मींस इनकम व्हिच एक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम डेराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया एंड व्हिच इज नॉट ड्यू टू बी एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया। ये बात की बात है, ठीक है भाई। ये बातें आपको हम समझाएंगे जब स्कोप ऑफ इनकम बताएंगे तब। तो इंडिविजुअल का जो है एक्सेप्शन बताया था, उसमें जो है कुछ मॉडिफिकेशन हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन आर ए इंडियन ओरिजिन, दो बातें हैं। एक बात है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरी बात क्या है? इंडियन ओरिजिन का। कम ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर वो भारत के भ्रमण पे आता है, भारत घूमने आता है, तो उसे भारत का रेसिडेंट होने के लिए जो है मॉडिफाइड कंडीशन सेकंड ऑफ सेक्शन 6(1) में जो है एप्लीकेबल किया गया है। उसके लिए शर्त क्या है? लिख रहा है इस टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि कोई भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति भारत भ्रमण पे आता है और उसकी जो है जो इनकम है, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम लिखा हुआ है, वो 15 लाख से ज्यादा है, तो वो 15 लाख कहाँ का इनकम है? विद इन इंडिया, क्योंकि इसमें लिखा है कि फॉरेन सोर्स से जो इनकम शामिल है उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लिखा है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी जो विदेशी स्रोतों से वो आय कमाया है उसको छोड़ करके 15 लाख रुपया अगर उसकी जो है टोटल इनकम है, तो उसे भारत का निवासी होने के लिए जो दूसरी शर्त थी उसमें दिया था ना 60 डेज और 365 डेज, ठीक है, उसके जगह पे 120 डेज कर दिया गया। लिखा ही इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 दिन आर मोर लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 365 आर मोर डे ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। फिर कह रहा है कि तो इसका मतलब यह है कि उसे हमारे प्रीवियस ईयर में यानी कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में संबंधित गत वर्ष में कम से कम कितना दिन रहना होगा? 120 दिन, और ठीक पूर्व के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में मिला के कुल 365 दिन, यानी 60 दिन की जगह पे कितना कर दिया? 120 दिन। अब कह रहा है कि इस टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन डज नॉट एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब अगर उसकी इनकम जो है 15 लाख रुपए से कम है, ठीक है, और वो कौन सा व्यक्ति है? भारतीय नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है, और उसकी इनकम इंडिया से, फॉरेन इनकम छोड़ दिया, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होता है कि इंडिया के अंदर 15 लाख रुपए से कम है, दूसरे भारत का निवासी होने के लिए 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, अर्थात उसको दूसरी शर्त उपलब्ध नहीं है। जो दूसरी बेसिक शर्त है वो क्या है कि 60 दिन और प्लस 365, वो वाला कंडीशन उसके लिए नहीं, उसके लिए केवल एक ही कंडीशन है। तो पहले जो नियम था उसमें ये 15 लाख का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी के कॉन्सेप्ट में डाल दिया कि 15 लाख से ज्यादा की इनकम है तो उसके लिए 2 शर्तें हैं, या तो 182 दिन की शर्त पूरा कर दे, और अगर उसे नहीं पूरा कर पाया तो वो उसके लिए दूसरी शर्त कहता है कि वो हमारे प्रीवियस ईयर में
120 दिन और हमारे प्रीवियस ईयर के पूर्व के 4 गत वर्ष में कुल मिलाकर के 365 दिन इंडिया में रहे तो वो रेसिडेंट हो सकता है। लेकिन यदि उसकी इनकम 15 लाख से कम है, ठीक है, उसकी इनकम कितनी है, 15 लाख से कम है, तो उसके लिए केवल जो बेसिक शर्त फर्स्ट है, आधार शर्त 1 है कि 182 दिन इंडिया में रहना चाहिए, उसी को पूरा करेगा तब जाकर के वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। आगे बढ़े, लिखा है पर्सन ओरिजिन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होता है, जिसके जो स्वयं या उसके दादा परदादा या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। अविभाजित भारत मतलब 1947 से पहले, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हुए हों या बांग्लादेश में पैदा हुए हों या आज के इंडिया में पैदा हुए हों, वो जो है इंडियन ओरिजिन के पर्सन माने जाते हैं। कह रहा है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का क्या मतलब है, तो लिखा है कि मींस इनकम व्हिच एक्रूड आर अराइज आउटसाइड इंडिया। इनकम एक्रूड आर अराइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, लिखा है एक्सेप्ट इनकम डेराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन आर प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, इसको छोड़ करके इन विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रूड आर अराइज इन इंडिया, यानी कि इनकम भारत से नहीं होना चाहिए, ना तो वो एक्रूड हुआ हो ना तो अराइज हुआ, ठीक है ना, क्लियर है। सी आई क्या कहता है, एन इंडिविजुअल शैल टू डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, यानी कि एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट मान लिया जाएगा यदि वो इन कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लिखा ही इज इंडियन सिटीजन, उसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। बच्चों ये कह रहा है डीम्ड टू बी रेसिडेंट, इसका मतलब यह है कि वो रेसिडेंट है नहीं, उसे रेसिडेंट माना जा रहा है या उसे रेसिडेंट बनाया जा रहा है ना। मान लेने में और होने में अंतर होता है कि नहीं होता है, तो ये क्या लिखा है, डीम्ड टू बी रेसिडेंट, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। रेसिडेंट और नागरिक में अंतर होता है, ये आपको हमने बताया था। देखा इस टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें फॉरेन इनकम सम्मिलित नहीं है। ही इज नॉट satisfying any other basic condition given under section 6 subsection 1, यानी कि जो आपका 182 दिन, 60 दिन अथवा 365 दिन, इनमें से किसी भी शर्त को वो पूरा नहीं कर पाता, तब उसके लिए नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, वो किसी अन्य देश में जो है टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। आर टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज domicile or a resident or any other criteria of a similar nature, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि वो जो है भारत में उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और वो किसी अन्य देश में जहां आमतौर पे वो रह रहा है, जहां उसका डोमिसाइल है, वहां पर भी वो टैक्स न दे रहा हो, तब उसके लिए जो है जो ऊपर शर्त बताई गई थी कि 120 दिन और 365 दिन, यानी भारत में प्रीवियस ईयर में 120 दिन और इसके ठीक पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन इंडिया में रहना चाहिए। जो ध्यान देने वाली बात है, हाउ इन सच इंडिविजुअल हैज सैटिस्फाइड आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन देन शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। अगर इस प्रकार वो बेसिक कंडीशन को पूरा करता है तब तो वो ऑलरेडी रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। फर्दर नोट दैट एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ फॉरेन सिटीजन इवन ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कह रहा है कि इसके बाद ये भी ध्यान रखना है, कह रहा है कि नोट दैट एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल, यानी जो एक्सेप्शन दिया गया है वो एप्लीकेबल नहीं होता। किस केस में, इन केस ऑफ फॉरेन सिटीजन, यानी ये केवल इंडियन सिटीजन के कंडीशन में ही जो है एप्लीकेबल होता है, फॉरेन सिटीजन के कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता। ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आगे लिखा है इफ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन सच इंडिविजुअल शैल बी deemed as resident irrespective of number of days of his stay in India। इस कंडीशन में जो है ये उसको भारत का निवासी मान लिया जाएगा और ये irrespective of number of day of his stay in India, भारत में निवास करने का जो दिन है ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। Rule 126, in case of an individual being a citizen of India and member of queue of C, a period of stay in India shall respect in the eligible verbiage not included in the following period। कह रहा है इनको सम्मिलित नहीं किया जाता था, जो ऊपर हमने एक्सेप्शन बताया था।
देखा द पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट इंटर इनटू द continuous discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual for a eligible voyage। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि कब से जोड़ा जाएगा, तो कह रहा है कि पीरियड बिगिनिंग कब होगा, उस डेट से एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जिस दिन उसको ज्वाइनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से माना जाएगा कि वो भारतीय जहाज में जो है क्या कर रहा है, जा रहा है एज ए मेंबर। एंड कब माना जाएगा, पीरियड एंडिंग ऑन डेट एंटर्ड इनटू अ कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप। ठीक है, यानी जब वो यात्रा पे जा रहा हो, एंड कब माना जाएगा, जब वो यात्रा से वापस आए और उसपे क्या करेगा, साइनिंग ऑफ, यानी कि साइनिंग हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अभी 10 तरह कई सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसको भी समझ लीजिए। कह रहा है स्टे एट सेम प्लेस इंडिया इज नॉट नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही स्थान पे स्टे करे, है ना। वो आए गोरखपुर, फिर लखनऊ रहे, तमिलनाडु में रहे, या फिर जा करके जो है जो भारत की टेरिटरी में हिमालय पड़ता है उस चोटी पे बैठ के तपस्या करे, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और कह रहा है स्टे इज इंडियन इज नॉट नेसेसरी, यानी कि वो लगातार जो है रुके, ये भी जरूरी नहीं है। वो एक साल में एक बार जाए, आए, 10 दिन रहे, फिर चला जाए, फिर आए, फिर 15 दिन रहे, चला जाए, सब जोड़ करके देखा जाता है। और आपको बताया था कि आने और जाने वाले दिनों को गिना जाता है। देखा है पर्सन टू बी डीम्ड टू रिसाइड इन इंडिया इफ ही इज नॉट अ territorial water of India. For instance, if an individual stay on a sea which is the territorial water of India, then shall be treated as his presence in India। कह रहा है कि यहाँ पर इंडिया का मतलब है भारत की टेरिटरी से, ठीक है, भारत की जल सीमा प्लस स्थल सीमा दोनों को जोड़ लिया जाएगा। अब जल सीमा में कोई मछली तो है नहीं कि पानी में रहेगा, ठीक, तो जल सीमा में रहेगा, कहाँ रहेगा, किसी बोट पे रहेगा या किसी जहाज पे रहेगा, तो भी माना जाएगा कि वो इंडिया में ही है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो ये था जो है आपका कि अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट होता है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बार में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। जो लोग पिछली क्लास, जो लोग मतलब लेट से क्लास में जुड़े हैं वो ध्यान से पढ़ लें। हमने बताया था बेसिक कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि एन इंडिविजुअल सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही इन इंडिया 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, कंडीशन फर्स्ट। एंड कंडीशन सेकंड कि ही इन इंडिया 60 डेज एंड 365 डेज रिलेवेंट फॉर प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारे गत वर्ष से पूर्व के 4 गत वर्ष में 365 दिन उसे इंडिया में होना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पूर्व के 4 गत वर्षों में 365 दिन। इसके अलावा जो है कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे जिसमें जो है दूसरी शर्त जिन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, उसमें जो है मुख्य रूप से क्या था कि अगर कोई भारतीय नागरिक भारतीय जहाज पे एज ए क्रू मेंबर वो भारत छोड़ के जा रहा है तो उसे भारत का निवासी होने के लिए केवल पहला कंडीशन 182 दिन को पूरा करना होगा। या कोई भारतीय नागरिक एम्प्लॉयमेंट पर्पज से जो है आउटसाइड इंडिया जा रहा है, भारत के बाहर जा रहा है, तो उसके लिए भी एक ही शर्त उपलब्ध था कि उसे 182 दिन इंडिया में रहना होगा। और तीसरा ये था कि कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से कम है, जिसमें विदेशी इनकम सम्मिलित नहीं है, उसके लिए भी 182 दिन की शर्त ही पूरा करना होगा। चौथी बात यह थी कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारत की विजिट पे आता है या भारतीय नागरिक है और उसकी फॉरेन इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके लिए 182 दिन की शर्तों के साथ साथ एक दूसरी शर्त ये भी दे दी गई थी कि अगर वो 182 दिन की शर्त को पूरा नहीं करता तो वो हमारे प्रीवियस ईयर में 60 दिन और हमारे प्रीवियस ईयर में 120 दिन और हमारे प्रीवियस ईयर से ठीक पूर्व के 4 गत वर्ष में कुल मिलाकर 365 दिन अगर वो रहता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल। अब अगर इन शर्तों में से किन्हीं भी शर्तों को कोई पूरा करता है इंडिविजुअल तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है, और इनमें से किन्हीं भी एक शर्त को या किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता तो वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया यानी भारत का अनिवासी माना जाएगा।
इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है कि यदि कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया तब हम ये चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, तो दोनों शर्तें किताब में दी गई हैं कि कब वो ऑर्डिनरी होगा और कब वो नॉन ऑर्डिनरी होगा। तो किसी एक को भी आप पढ़ लेंगे तो उससे जो है, अगर आप ऑर्डिनरी बनाने का शर्त पढ़ लिए तो उसको पूरा कर दिया तो ऑर्डिनरी हो जाएगा, और नहीं पूरा किया तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो एक ही शर्त पढ़िए, उसी से आपके समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि एन इंडिविजुअल रेसिडेंट, अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा, यानी भारत का साधारण निवासी कब माना जाएगा। इसके लिए कंडीशन दिया गया है आपका जो है सेक्शन 66 में। ठीक है, सेक्शन 66 में कंडीशन दिया गया है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। किताब में तो यही लिखा हुआ है, देखते हैं इधर ऑर्डिनरी का दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। नॉन ऑर्डिनरी का ऊपर लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी कौन अब खोजे इतना कहाँ है? इसे लिखना पड़ेगा। नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, काट लो, कोई दिक्कत नहीं होता। तुम बैठ गई हो ना, तब से मैं यही कह रही थी, लेकिन मुझे कोई कहने नहीं दे रहा। क्या कि आपके चेहरा धीरे दिख रहा है, चलो कोई बात काले लग रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट हो गया तब हम देखते हैं, तो बुक में जो है नॉन रेसिडेंट के कंडीशन दिए गए हैं, उसको जो है समझाने के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन भी बताया जाता है। तो एडिशनल शर्त क्या है, अगर कोई रेसिडेंट हुआ तो कम से कम उसे 2 अतिरिक्त और शर्तों को पूरा करना होता है ताकि वो भारत का साधारण निवासी बन सके। पहली शर्त क्या है, ये आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है। पहली शर्त लिखा है, देखिए लिखा है, पर्सन हैज टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल। ठीक है, यदि दोनों शर्तों को पूरा करता है तो भारत का साधारण निवासी होगा, और दोनों या कोई एक भी शर्त पूरा नहीं करता तो भारत का असाधारण निवासी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है ना। पहली शर्त क्या है कि ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारे संबंधित गत वर्ष से ठीक पूर्व के 10 गत वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 2 वर्षों से भारत का रेसिडेंट होना चाहिए। पहली शर्त समझ में आया, क्या बताया, हमारे प्रीवियस ईयर से ठीक पूर्व के 10 गत वर्षों में। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है
24-25, 2024 और 25। तो इसमें बोल रहा है कि हमारे प्रीवियस ईयर से पहले के प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस यानी हमारे प्रीवियस ईयर से पूर्व के 10 वर्ष यानी कि 23, 24, 22, 23, 21, 22, 20, 21 और क्या होगा 19, 20, 18, 19, 17, 18 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। ये हो जाएगा 16, 17, 15, 16 और 14, 15 ये कुल 10 वर्ष। इन 10 वर्षों में से किन्हीं 2 वर्ष ठीक है ना किसी भी 2 वर्ष में यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी कहीं भी किन्हीं 2 वर्ष में उसे भारत का निवासी होना चाहिए अर्थात जो बेसिक शर्त दी गई है 182 डेज उसे पूरा करना चाहिए या 60 डेज 365 डेज या 120 डेज 365 डेज एज पर कंडीशन किसी भी तरीके से उसे कम से कम 2 वर्ष भारत का क्या रहना चाहिए निवासी होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह कहता है कि हमारे प्रीवियस ईयर से ठीक पूर्व के 7 गत वर्ष में कितने 7 गत वर्ष 7 यहाँ तक होगा। इन 7 गत वर्षों में कुल मिला के 730 दिन या इससे ज्यादा ठीक है 730 दिन उसे भारत में रहना होगा ठीक है ना। दोनों में अंतर है भाई। पहले वाले में कह रहा है कि 10 वर्षों में कुल मिला के 2 वर्ष उसे भारत का निवासी होना जरूरी ठीक है ना। और यहाँ निवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया है बस ये बोला है कि उसे इंडिया में रहना होगा। कितने वर्ष 7 वर्षों में कुल मिला के कितना दिन 730 दिन। देखिए लिखा है he has been in India at least 730 days in all यानी सबको मिला करके in all during the 7 previous year preceding the relevant previous year ठीक है बच्चों। अब ये दोनों कंडीशन को कोई व्यक्ति पूरा करता है बोथ कंडीशन आर satisfied then said to be ordinary resident in India or anyone or both condition are not satisfied then said to be non-resident in India यानी वो भारत का निवासी तो होगा लेकिन भारत का असाधारण निवासी होगा यदि ये दोनों कंडीशन को या किसी एक कंडीशन को भी पूरा नहीं करता है तो। नोट क्या लिखा है द डे ऑन व्हिच ही एंटर इन इंडिया एज वेल एज डे लीव इन इंडिया सेड टू बी टेकन ये आपको पहले से बताया गया है। लिखा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिविजुअल satisfy any one above condition but does not satisfy 2 additional condition he said to be non-resident। कह रहा है कि वो बेसिक शर्त को पूरा करता है लेकिन जो एडिशनल शर्त है उसको पूरा नहीं करता तो भारत का क्या माना जाएगा असाधारण निवासी माना जाएगा ठीक है बच्चों। नॉन रेसिडेंट समझ में आ गया ठीक है। आइए थोड़ा इस पे कुछ एक आध दो जो है क्वेश्चन करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं ठीक है बच्चों। फर्स्ट टाइम 2015 फॉर IPL 100 डे एवरी ईयर मिस्टर एक्स हैं जो भारत में 2015 से प्रतिवर्ष 100 दिन के लिए IPL खेलने आते हैं। आपको बताना है कि क्या वो भारत के निवासी हैं कि नहीं है और यदि वो निवासी हैं तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है बच्चों हमारा प्रीवियस ईयर है 2024 और 25 हमको यहाँ बताना तो वो जो है 2024-25 में कितने दिन रहे होंगे 100 दिन फिर 23-24 में भी रहे होंगे 100 दिन फिर 22 और 23 में रहे होंगे 100 दिन फिर 21 और 22 में रहे होंगे 100 दिन 20 21 ये रहे होंगे 100 दिन फिर 19-20 में रहे होंगे 100 दिन फिर 18 और 19 इसमें रहे होंगे 100 दिन 18-19 में रहे होंगे 100 दिन 17 और 18
18 में 100 दिन, 16 और 17 में 100 दिन, 15 और 16 में 100 दिन और 14 15 में 100 दिन। 15 में आ रहा है तो 14 15 तक ले सकते हैं। अब बच्चों पहली बेसिक शर्त जो है वो ये देखें, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सही है, कहीं छूटा नहीं है। अब जो है पहली शर्त ये है कि 182 डेज आर मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर भी है 100 दिन, इस हिसाब से तो ये 182 दिन की शर्त को पूरा नहीं करते, तो पहले कंडीशन के हिसाब से ये रेसिडेंट नहीं हो सकते। अब इनके लिए दूसरा कंडीशन अप्लाई किया जाए। दूसरा कंडीशन है कि 60 डेज आर मोर, यही है ना, 60 डेज आर मोर, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर में 100 दिन है, ये शर्त पूरा हो गया। और हमारे प्रीवियस ईयर के ठीक पूर्व के 4 गत वर्ष में कुल मिलाकर 365 दिन, ये हमारा 4 गत वर्ष है, और इसमें ये कुल कितने दिन रह रहे हैं, 400 दिन रहे हैं। और शर्त क्या है कि 365 आर मोर, ये शर्त है, तो ये दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस हिसाब से मिस्टर एक्स जो है वो भारत के रेसिडेंट माने जाएंगे। अब अगर मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है तो यदि वो रेसिडेंट हो गए तब हम ये चेक करेंगे कि वो भारत के ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, इसको पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए 2 शर्तें दी गई हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए। पहली शर्त यह है कि वो हमारे प्रीवियस ईयर से ठीक पूर्व के 10 गत वर्ष में कुल मिला के कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर वो भारत के निवासी होने चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर वो दूसरी शर्त से इस वर्ष में रेसिडेंट हो गए तो इस वर्ष भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी ये दूसरी शर्त को पूरा करेंगे। 100 दिन और ठीक पूर्व के मान लो यहाँ से 365, यहाँ भी रेसिडेंट हो जाएंगे, ये यहाँ भी रेसिडेंट हो जाएंगे, यहाँ भी हो जाएंगे, यहाँ भी हो जाएंगे, यहाँ भी हो जाएंगे, और यहाँ भी रेसिडेंट वो हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर में 100 दिन की शर्त पूरा करते हैं और यहाँ 365 की पूरा कर देंगे तो वो रेसिडेंट हो जाएंगे। हमें 2 ही चाहिए था, और ये जो है 4 5 6 वर्ष भारत के निवासी हो गए, तो पहली शर्त तो पूरा हो गया कि एटलीस्ट 2 इयर्स। अब हमको देखना है कि हमारे प्रीवियस ईयर से ठीक पूर्व के 7 गत वर्ष में कुल मिला के 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए। अब हमारे 7 गत वर्ष के पूर्व में जाएंगे तो 700 दिन होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कितने दिन रह रहे हैं, 100 दिन, तो 700 दिन हुआ। और शर्त क्या है, 730 दिन की शर्त है, तो दूसरी शर्त इन्होंने पूरा नहीं किया। इस कारण से ये भारत के निवासी तो होंगे लेकिन साधारण निवासी नहीं होंगे, बल्कि नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, क्या होंगे, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा, इसको आप लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हो, देखो NRI, हम लोग क्या कहते हैं इसे, NRI, ठीक है, क्या बोलते हैं, NRI, है ना। पंजाब में लड़कियां जो है सब NRI से शादी करना चाहती हैं, इसी चक्कर में वो कनाडा में चली जा रही हैं, और उनको जो खालिस्तानी हैं वो ले जाते हैं, और फिर शादी के नाम पे ले जाएंगे, और जितने दिन यूज करना है, और फिर जो है उनका किडनी और गुर्दा निकाल के बेच देते हैं, है कि नहीं, और फिर उनको जो है अनेक जगह यूज किया जाता है। ऐसे केसेस देखने को मिले। NRI का मतलब ये है कि कुछ दिन भारत में रहता है और कुछ दिन विदेश रहता है, मतलब मैक्सिमम टाइम विदेश रहता है, और 1 आध महीना, अब देखो ये 100 दिन के लिए आ रहा है तो 3 महीना भारत में आके रह ले कोई, 3.5 महीना, तो क्या हो जाएगा, NRI हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल ले लें, क्यों, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर रोहित, ठीक है, मिस्टर रोहित went to दुबई for job, ठीक है। मिस्टर रोहित जो है, बातचीत मत करेंगे तो दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। मिस्टर रोहित जो है वो कहाँ चले गए, दुबई चले गए, went to दुबई, किसके लिए, जॉब के लिए, है ना। उनको मोदी जी लग रहा है जॉब नहीं दिलवाए, इसीलिए वो कहाँ चले गए, दुबई गए। कब गए, तो गए ये जुलाई 1, 2024, वो 1 जुलाई 2024 को चले गए।
अब आपको बताना है कि वो भारत के निवासी हैं कि नहीं है। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये एमसीक्यू आएंगे, है ना। आसानी से इस पे एमसीक्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, एक लाइन का सवाल है, एमसीक्यू बन जाएगा। तो हमको ये चेक करना है कि क्या भारत के निवासी हैं कि नहीं है। प्रश्न में और कोई सूचना नहीं दी गई है, तो यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल ये होगा कि मिस्टर रोहित नाम से पता चल रहा है कि वो भारतीय हैं, है ना, और वो दुबई गए हैं। इसका मतलब इससे पहले वो कभी दुबई नहीं गए, इससे पहले वो इंडिया में ही निवास करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग चेक किया जाए कि वो भारत के निवासी हैं कि नहीं है। आइए, ये कब भारत से गए, जुलाई में ना, जुलाई 1, तो जुलाई के महीने में से पहले वो इंडिया में थे, और उसके पहले और उसके बाद वो इंडिया में नहीं थे। तो भारत में कब रहे वो, अप्रैल में रहे, अप्रैल में 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन और जुलाई में 1 दिन, क्योंकि आने और जाने वाले दोनों दिन को गिना जाता है। जोड़ के बताइए, ठीक है, तो 1 1 2 और 3 चौके का 9, 92 डेज। वो भारत में कितने दिन रहे, 92 डेज जो है इस वर्ष रहे। अब अंकिता कुमारी यादव, राम सिंघड़िया, है ना, अंडरपास, है ना, पतली गली, जरा बताओ ये भारत के निवासी हैं कि नहीं हैं। इससे पहले वो कभी भारत के बाहर नहीं गए, हमेशा ये क्या रहे हैं, भारत में रहे हैं। कौन बताएगा कि ये भारत के निवासी हैं कि नहीं है, नहीं है, कहाँ है। अरे भाई, एक कंडीशन है 182 डेज का, और एक कंडीशन है 60 + 365। ठीक है, आप बताओ सेकेंड कंडीशन से होंगे, हमने आपको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, देखो भैया, आप पहली बार सही थे, दूसरी बार आप क्या है, गलत है। आप वो सही है कि ये दूसरी शर्त को पूरा कर देंगे, क्योंकि इससे पहले कभी वो इंडिया से बाहर गए नहीं, लेकिन ये एक्सेप्शन में आते हैं, कुर्सी मत खटकाओ, ये एक्सेप्शन में आते हैं। क्यों, क्योंकि जो एक्सेप्शन आपने पढ़ा था कि कोई भारतीय नागरिक फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिव इन इंडिया, यानी वो भारत को छोड़ के किस पर्पज से जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से जा रहा है, तो उसे भारत का निवासी होने के लिए केवल पहली शर्त ही उपलब्ध है, यानी उसे 182 दिन इंडिया में रहना होगा, उसके लिए दूसरा कंडीशन नहीं है। इसीलिए ये भारत के क्या होंगे, नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे, क्योंकि इनके लिए दूसरी शर्त उपलब्ध नहीं है। ठीक है बच्चों, जब दूसरी शर्त नहीं है और पहली शर्त ये पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएंगे। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और ले लें। मान लीजिए कि श्री एक्स whom citizen in नेपाल, ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के नागरिक हैं, नेपाल के नागरिक हैं, है ना। कम टू इंडिया, कम टू इंडिया ऑन 1 जनवरी 2024 for the purpose इसको 24 की जगह पे कुछ और कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं इसको 2018 फ्रॉम कर देते हैं, फ्रॉम, इसको भी हटा देते हैं, फ्रॉम जनवरी फ्रॉम 2018 फॉर द पर्पज ऑफ राम मंदिर दर्शन। ठीक है, ये 2018 से प्रतिवर्ष राम मंदिर दर्शन एंड कुंभ स्नान के लिए आते हैं 120 डेज, यानी 120 दिन के लिए ये जो है आते हैं भारत में तीर्थाटन करने के लिए। अलग अलग टाइम पे भी हो सकता है, एक ही साथ हो सकता है 1 महीना वो इलाहाबाद में कौलवास करते हो, फिर उसके बाद जो है 1 महीना अयोध्या में रहते हो,
काशी में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, सब मिला जुला के 120 दिन वो प्रतिवर्ष जो है इंडिया में रहते हैं। अब बताओ बच्चों, क्या वो भारत के निवासी होंगे? हाँ बताइए, क्या वो भारत के निवासी होंगे? अरे भाई शब्द देखो, शब्द क्या है? 182 दिन, या है 60 डेज और 365। तो इस शब्द से तो भारत के निवासी होने जाएंगे, ठीक है ना। सेकेंड शब्द से क्या हो जाएंगे? भारत के रेसिडेंट हो जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि वो, अच्छा अगर ये 2024 में, प्रीवियस ईयर 2024-25 में अगर ये रेसिडेंट हो गए तो ये कब आए थे? 2018 में आए थे ना। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल हुआ, ठीक है, 7 साल हुआ है ना। तो वो जो साधारण निवासी होने की शर्त है कि हमारे प्रीवियस ईयर से ठीक पूर्व के 7 गत वर्ष में कुल मिलाकर 730 दिन और एटलीस्ट 2 ईयर रेसिडेंट होना चाहिए। तो इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। तो अगर ये 24-25 में रेसिडेंट हो जाएंगे दूसरी शर्त से, तो ये 23-24 में भी हो जाएंगे, 22 और 23 में भी हो जाएंगे, 21 और 22 में भी हो जाएंगे। अब 18, 19, 20, 21, 4 वर्ष हो गया, ठीक है ना, 4 वर्ष हो गया। तो 4 वर्ष तक जो है दूसरी शर्तों से पूरा करके ये रेसिडेंट हो जाएंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि दोनों शर्त पूरा करते हैं कि नहीं। तो एक शर्त पूरा हो गया, 2 ही वर्ष चाहिए, वो कितनी वर्ष हो गए? 3 वर्ष भारत के रेसिडेंट हो गए। तो 10 वर्षों में से 2 वर्ष होना था, 3 वर्ष हो गए, इस शर्त को पूरा कर लिया। अब देखना है कि हमारे प्रीवियस ईयर से ठीक पूर्व के 7 गत वर्ष में कुल मिला के 730 दिन इंडिया में रहे कि नहीं रहे, इसको देखना है। तो प्रति वर्ष कितने दिन रहता है? 120 दिन, तो गुणे 7 कर लें, 12 7 84, 840 दिन। और शर्त क्या है कि 730 दिन या उससे ज्यादा। तो इस तरह से ये दोनों कंडीशन पूरा करते हैं तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे, ठीक है। ये भारत के असाधारण निवासी, सॉरी साधारण निवासी माने जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल यदि रेसिडेंट है तो उसका क्या कंडीशन है, और अगर वो रेसिडेंट हो गया तो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, इस पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल दिया। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, जो भी अन्य पर्सन है उनका रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या रूल दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।